नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम देर सवेर में। तो इसकी शुरुआत करते हैं बिहार से, जहां पर कांग्रेस पार्टी की बैठक चल रही है और बैठक में कन्हैया कुमार ने एक ऐसा बयान दे दिया है जिसके बाद बीजेपी को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए मजबूर होना पड़ा है। यानी चुनाव से ठीक पहले कन्हैया कुमार ने गांधी जी वर्सेस गॉडसे की जो बात कही है उसको लेकर कहीं ना कहीं बिहार की राजनीति में सियासी तूफान मचता हुआ नजर आ रहा है। आप भी सुनिए कन्हैया कुमार ने क्या कुछ कहा। जो गांधी की हत्यारों को पूजा करने वाले लोग हैं, जो गोडसेवादी लोग हैं, उन्होंने हमला किया था। उस वक्त में उसी आश्रम में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग को आयोजित करना, यह इस बात का संकल्प है कि हम इस देश में संविधान की, लोकतंत्र की रक्षा करेंगे। और जब हम संविधान और लोकतंत्र को बचाने की बात करते हैं तो हमारी राय बिल्कुल स्पष्ट है। जो सरकार वोट चोरी से बनेगी वो सरकार पेपर लीक कराएगी। इधर कन्हैया कुमार ने जो कुछ कहा उसके बाद बीजेपी की तरफ से भी करारा पलटवार हुआ है। दरअसल बीजेपी के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद जी ने कन्हैया कुमार पर पलटवार करते हुए, कांग्रेस पार्टी पर पलटवार करते हुए तीखे हमले किए हैं। आप भी सुनिए रविशंकर प्रसाद ने क्या कुछ कहा है। तो आपको 85 साल के बाद बिहार में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की चिंता करने का मन में आया। पहले बिहार को आप कितना इंपॉर्टेंस देते हैं, मैं यहीं से बात करता हूं। और आज ये बात कहना बहुत जरूरी है देश के सामने। राजेंद्र बाबू देश के पहले राष्ट्रपति थे ना। गरिमा, संस्कार, संवैधानिक शुचिता की प्रतिमूर्ति, राष्ट्रपति के रूप में उनका कितना सम्मान किया गया। ये तो रिकॉर्ड की बात है ना कि नेहरू जी उनको पहला राष्ट्रपति भी नहीं बनने देना चाहते थे। ये भी रिकॉर्ड की बात है। सरदार पटेल ने कहा नेहरू जी उनको सेकेंड टर्म देने के मन में नहीं थे। तो मौलाना आजाद ने एक बहुत बड़ी टिप्पणी की है जो दुर्गादास ने लिखा है अपनी किताब में कि जब मैं आजादी के पन्नों को खोलता हूं मुझे राजेंद्र बाबू हर जगह दिखाई पड़ते हैं। आपके जो उम्मीदवार हैं मुझे कभी दिखाई नहीं पड़ते। तो ये सम्मान हुआ राजेंद्र बाबू का। लोकनायक जयप्रकाश नारायण, आजादी के आंदोलन के महान नेता, उनको गिरफ्तार भी किया गया, उनकी किडनी भी खराब हुई। आइए नजर डालते हैं बिहार की एक और बड़ी खबर के ऊपर। दरअसल ओवैसी लगातार महागठबंधन से ये मांग कर रहे हैं कि भाई उन्हें भी 6 सीटें मिलनी चाहिए ताकि सीमांचल के इलाके में वो महागठबंधन के साथ मिलकर चुनाव लड़ें। लेकिन यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि अभी तक महागठबंधन की तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। ऐसे में एक बार फिर ओवैसी ने अपनी मांग को दोहराते हुए कहा है कि महागठबंधन को उन्हें कम से कम 6 सीटें देनी चाहिए। आप भी देखिए और सुनिए कि ओवैसी ने इस पूरे मामले के ऊपर क्या कुछ कहा है। अख्तर उल इमान साहब ने यहाँ के लीडर ऑपोजिशन को लेटर लिखा है। मीडिया के जरिए हमने इस बात को कहा है कि एमआईएम पार्टी अलायंस के लिए तैयार है। और फिर अख्तर उल इमान साहब ने अपने आखिरी खत में ये भी कहा है कि हमको अब 6 सीट दे दीजिए। अब ये उनको फैसला करना है। ये नहीं करेंगे तो बिहार की जनता ये देख लेगी कि कौन बीजेपी को कामयाब कराना चाहता है या कौन बीजेपी को रोकना चाहता है। तो अब ये फैसला बिहार की आवाम पर है। हम तो अपनी जिम्मेदारी को निभा चुके हैं। कल कोई या हमसे ना कहे कि आपने बातचीत नहीं की, आपने फुला नहीं किया। तो हमने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की और जनता के सामने, आवाम के सामने हमने इस बात को रख दिया। जब लिस्ट जारी होगी तो आपको पता चल जाएगा। सर, इसके लिए सर एक आई लव मोहम्मद कहने पर जो है पूरा बवाल है, उस पर क्या कहेंगे सर? देखिए, ये शुरू हुआ था कानपुर में। वहाँ के शायद एडीजीपी, एडिशनल डीजीपी ने कहा कि कोई नया पोस्टर नहीं लगा सकते। तो उसके बाद हमने सोशल मीडिया पर कहा कि हम इस बात को मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हम मोहब्बत करते हैं। हर मुसलमान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करता है इसलिए कि उसके ईमान का हिस्सा है। अगर हम मुसलमान हैं और अगर हम अल्लाह को जानते हैं तो वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको सिखाया है कि अल्लाह है जो ज़मीन और आसमान का खालिक है, तुम इसकी इबादत करो, किसी और की मत करो। हमको उन्होंने बताया है
कि तुम्हारा ईमान उस वक्त तक मुकम्मल नहीं हो सकता जब तक कि तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी दुनिया की हर चीज ज्यादा नहीं चाहोगे। ये तुम्हारे ईमान का हिस्सा है और आर्टिकल 25 में फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, तो संविधान में फंडामेंटल राइट है, इसको आप कैसा छीन सकेंगे किसी से। और ये क्या बात है कि नया पोस्टर कैसा लगाया, जो यूपी में क्या गलत है एकदम। चलिए अब नजर डाल लेते हैं उत्तर प्रदेश की खबरों के ऊपर, क्योंकि धर्म जाति को लेकर जो कटाक्ष पहले कोर्ट ने किया, उसके बाद जो योगी सरकार ने इसके ऊपर एक तरीके का बड़ा ऐलान किया है, उसके बाद अब सहयोगी दल जो बीजेपी के हैं वो भी कहीं ना कहीं इसको लेकर अब अपनी प्रतिक्रिया देते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। संजय निषाद जो बीजेपी के सहयोगी दल से आते हैं, उन्होंने इस मामले के ऊपर जो कुछ कहा है उसको आप भी सुनिए। सौभाग्यशाली मानता हूं कि 70 साल पे वो जातियां जो जातियों के आधार पर सताई गई हैं और जो गौरवान्वित जातियां रही हैं, जो गौरवशाली इतिहास रहा है, और वो शोषित वंचित रही हैं, सबका हिस्सा लूटने वाले जो नेता थे। आज कम से कम जातियों पर चर्चा तो शुरू हो गई, चाहे न्यायालय से होगा चाहे कहीं से हो। न्यायालय के उस आदेश का सम्मान सबको करना चाहिए, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि जो जातियां ये देश को आजाद कराई हैं, अंग्रेजों ने कानून बनाकर जाति के आधार पर कानून बनाकर उनकी जमीन जायदाद छीना है, ऐसी जातियों के लिए क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट इंक्वायरी कमेटी अनथा समय नंग्यार के अनुसार 193 जातियां उत्तर प्रदेश पे रोड पर पाइपलाइन में है और 578 जातियां पूरे देश में हैं। ऐसे में सामाजिक न्याय समिति का रिपोर्ट कहती है कि 23% में जो है लेदरमैन और 27% में मिल्कमैन का कब्जा है। तो अगर मिल्कमैन का है, लेदरमैन का, तो अदरमैन का हिस्सा कब मिलेगा? अगर वो जातियां एक नहीं होंगी, अपने आवाज नहीं उठाएंगी, अगर जातियां अपने हिस्से की बात नहीं करेंगी, अगर वो जातियां इकट्ठा होकर प्रदर्शन नहीं करेंगी, अगर वो जातियां इकट्ठा होकर अपने हिस्से की मांग नहीं करेंगी, ये नहीं बताएंगे कि भाई जब जाति प्रमाण पत्र संविधान में देने की व्यवस्था है अनुसूचित जाति के, पिछड़ी जाति के, तो जब संवैधानिक व्यवस्था जाति प्रमाण पत्र देने का, तो जातियों में जिसका हिस्सा दिया गया था, तो मैं तो ये कहूंगा कि सरकार को अपील में जाना चाहिए और इसमें इन जातियों के साथ सरकार को खड़ा रहना चाहिए। जाति रैली, जाति हिंसा, जाति विरोधता, जाति के आधार पर टीका टिप्पणी, इस पर रोक लगना चाहिए, बंद होना चाहिए कि जातियों के आधार पर लोगों को धमकी देना, लोगों को धौंस जमाना, जाति के आधार पर लोगों को भेदभाव करना। एक और यूपी से बड़ी खबर, दरअसल आजम खान जेल से बाहर आ चुके हैं, उसको लेकर जिस तरह का माहौल उत्तर प्रदेश में बना हुआ है, ऐसा लगता है कि राजनीति जो है अभी से अपने उफान पर जाने लग गई, क्योंकि 2027 में चुनाव है, लेकिन उससे पहले आजम खान को लेकर लगातार प्रतिक्रिया सामने आ रही है। ऐसे में आजाद ने भी आजम खान के बारे में यहाँ पर बोलते हुए क्या कुछ कहा है, आप भी नजर डालें, क्योंकि आजाद पहले से ही आजम खान को लेकर तमाम तरह की बयानबाजी करते रहे। अब जबकि वो जेल से बाहर आ गए, तो आजाद ने आजम खान के लिए क्या कुछ कहा है, आप भी एक बार जरूर सुनिए। देखिए, सबसे पहले तो बड़ा अच्छा दिन है। मैं माननीय न्यायपालिका को जो है बहुत धन्यवाद दूंगा। जो जेल में रहता है उसी को जेल का एहसास होता है। मैंने 16 महीने जेल में बिताए हैं। तो उनका एक बड़ा अपराध जो मुझे नज़र आता है वो ये है, हालांकि मुकदमे तो उनके ऊपर बहुत सारे हुए हैं, कि उन्होंने यूनिवर्सिटी बनाई है। अगर वो यूनिवर्सिटी नहीं बनाते तो शायद इतनी बड़ी कार्रवाई उनके खिलाफ नहीं होती। देखिए, सबसे पहले तो बड़ा अच्छा दिन है। मैं माननीय न्यायपालिका को जो है बहुत धन्यवाद दूंगा और एक ही लाइन से पहले उनके लिए मंगल कामनाएं करूंगा, अच्छे स्वास्थ्य की और दीर्घायु होने की। जो जेल में रहता है उसी को जेल का एहसास होता है। मैंने 16 महीने जेल में बिताए हैं और किस तरह का, जब आप सरकार के खिलाफ जेल में हो, जब सरकार आपके खिलाफ हो, तब किस तरह की परेशानियों का सामना आपको करना पड़ता है, ये भी किसी छिपावा नहीं। तो जिस तरह मैं 16 महीने जेल में रहा सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ते हुए, उसी तरह से आजम साहब जो हैं, क्योंकि उन्होंने सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ी और उनका एक बड़ा अपराध जो मुझे नज़र आता है वो ये है, हालांकि मुकदमे तो उनके ऊपर बहुत सारे हुए हैं, कि उन्होंने यूनिवर्सिटी बनाई है। अगर वो यूनिवर्सिटी नहीं बनाते तो शायद इतनी बड़ी कार्रवाई उनके खिलाफ नहीं होती। आप ये देखो, एक यूनिवर्सिटी यहाँ सहारनपुर में थी ग्लोकल, उसको बनाने वालों का क्या हाल हुआ, और एक थी ये मौलाना अली जौहर, इसको बनाने वालों का। अगर राजनीति कहीं और नहीं चलती है तो फिर वो जाके चलती है एएमयू में। ये किसी से उत्तर प्रदेश के अंदर छिपावा नहीं। तो बड़े कष्ट का समय उन्होंने काटा, 23 महीने जेल में रहे, लगभग 2 साल। बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो अभी जेलों में हैं, दिल्ली में बहुत सारे उम्र खाली से लेकर सब लोग जेल में हैं।
तो ये जो समय था, उनकी पत्नी ने जेल, बीमार होते जेल काटी, उनके बेटे ने जेल काटी, बड़े तकलीफ का समय था। उनसे मेरे राजनीतिक रिश्ते नहीं, पारिवारिक रिश्ते हैं। वो हमेशा मेरे दुख में, सुख में, मेरी लड़ाई में उन्होंने साथ दिया और मैं भी लगातार जेल में, चाहे अब्दुल्ला से मिला हूँ या आजम साहब से मिला हूँ या उनके घर परिवार में जो है उनकी जो पत्नी है तंजीम फातिमा जी, उनसे जो है मेरी मुलाकात हुई और जिस तरह उन्होंने मुझसे दर्द बयां किया था और उन्होंने मुझसे कुछ नहीं, बस यही कहा कि आप कोशिश कीजिए, प्रार्थना भी कीजिए और पार्लियामेंट में भी कोशिश कीजिए कि आवाज़ उठे। तो मैंने पार्लियामेंट में हमेशा जब भी अवसर आया तो मैंने आजम साहब को जो झूठे मुकदमे लगा के जेल में डाला गया, ये आवाज़ उठाई और मीडिया के माध्यम से भी, प्रोटेस्ट में भी अपनी बात को रखा। तो आज मैं बड़ा अपने आप को खुशी के पल महसूस कर रहा हूँ कि एक हमारे साथी जो बड़े सीनियर नेता हैं उत्तर प्रदेश के, आज वो जेल से बाहर आ गए और अपने परिवार के बीच में पहुँचे हैं। और जेल, कोई कुछ भी कहता रहे, जेल जेल होती है और जेल आपको बहुत कुछ देती है, आपसे बहुत कुछ लेती है। सबसे बड़ा तो समय है जो आपको वापस नहीं मिलेगा। इस बीच में कितने ऐसे लोग होंगे जो उनसे जुड़े हुए, जिनके साथ तकलीफें हुई होंगी, कुछ लोग की जान गई होगी, बहुत सारी खुशियाँ होंगी, लेकिन वो अपने परिवार से दूर थे। कहीं ईद भी बिना उसके बीती होंगी, कहीं और भी आयोजन बिना उसके हुए होंगे। तो उस परिवार के लिए एक अच्छा दिन है। मैं उस परिवार को मुबारकबाद पेश करता हूँ और माननीय न्यायपालिका का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। बोनस खबर, जी हाँ, चलते चलते हम आपको बताने वाले हैं एक ऐसी खबर जो अपने आप में चर्चाओं में बनी हुई है, क्योंकि आजम खान जो जेल से बाहर आ चुके हैं और जिस तरह से मीडिया लगातार उनसे सवाल कर रहा है कि क्या आप बीएसपी में शामिल होंगे, यानी मायावती जी के साथ आप आने वाले दिनों की राजनीति करते हुए नजर आएंगे, तो जरा देखिए आजम खान ने क्या कुछ इस मसले के ऊपर कहा है। और उस चरित्र का ये मतलब नहीं है कि हमारे पास कोई पद होता हो। लोग प्यार करें, इज्जत करें और हम बिकाऊ माल न हो, ये हमने साबित कर दिया। उन मुकदमों में अगर कोई दम होता तो मैं आपको बाहर नहीं दिखता। अपने फॉलोअर्स के लिए क्या छोटी अदालत से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक मुझे इंसाफ मिलने की उम्मीद है। यहाँ से नहीं मिलेगा, वहाँ से नहीं मिलेगा, वहाँ से मिलेगा और आप देखेंगे एक दिन बिल्कुल बेदाग, शायद उसकी जरूरत पेश नहीं है। 27 में सरकार बनेगी समाजवादी पार्टी, आपको लगता है? मैं कोई भविष्यवाणी तो कर नहीं सकता। तो देर सवेर के खास प्रोग्राम में बस इतना ही। आपको ये प्रोग्राम कैसा लग रहा है जरूर प्रतिक्रिया अपनी दीजिए, क्योंकि हम ऐसे अहम मुद्दों के ऊपर आपके सामने इस तरह की खबरें लेकर आते रहेंगे। फिलहाल आप लगातार चैनल के साथ में बने रहिए। हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।